गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस में मैं सुनैना मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बायोलॉजी 12th क्लास में रिलेटेड टॉपिक चैप्टर 2 का पुष्पीय पादपों में निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं से अवगत होंगे। तो इससे पहले हम लोग पुष्पों की संरचना के बारे में स्टडी किए थे। तो चलिए हम कुछ फिगर बता देते हैं। तो फिगर में आपको बताया गया था कि पुष्पीय संरचना यानी फूलों की संरचना में जो होते हैं पुष्प पत्र 4 मुख्य प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरला। ये क्या होते थे? पुष्प के 4 महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे, जिसमें कि आपको एंडोसियम और गाइनोसियम ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का। कैलिक्स और कोरला ये पुष्प का एक प्रकार का क्या होता है? इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, यानी इसको आप एक तरह से बोल सकते हैं एक सहायक अंग के रूप में भी फूल में भूमिका निभाता है। तो यहाँ हम मुख्य रूप से देखेंगे कि कोई भी पुष्पीय पादपों में जो संरचना होती है वो नर जननांग और मादा जननांग पर क्या होती है? आधारित होती है। पुष्पीय पादपों में फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक प्रजनन होता है, जिसमें मुख्य रूप से नर जननांग यानी कि पुंकेसर और मादा जननांग यानी स्त्री केसर वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ आप इस पिक्चर को देखिए, मैंने यहाँ फ्लावर का जो है स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन पार्ट है कि आप खास करके गुड़हल के फूलों में देखते होंगे कि गुड़हल के फूलों में ये जो हरी हरी संरचना होती है जो कि पूरे फ्लावर के नीचे यानी डंठल के पास जो होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, जिसे कि हम हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज के ऊपर जो रंग बिरंगी जो एक पंखुड़ियां होती है, जैसे कि हम दलपुंज कहते हैं, जो कि कोरला माना जाता है। ये तो आपको बताए कि ये कैलिक्स और कोरला जो है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है, ये पुष्प का क्या होता है? सहायक अंग माना जाता है। यहाँ पुष्पीय पादपों में क्या देखते हैं? कैसे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। आपको पहले बताया गया था कि कोई भी पुष्पीय पादप क्या होते हैं? नर जननांग और मादा जननांग आपस में संलयन करके भ्रूण का निर्माण करते हैं और ये भ्रूण विकसित होकर के नए पौधे की उत्पत्ति करता है। नर जननांग और मादा जननांग जो निषेचन करते हैं और निषेचन के बाद ही क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण विकसित होकर के ही नए पौधे की उत्पत्ति करते। तो लेकिन हमें जानकारी के लिए ये जरूर ध्यान रखना होगा कि कोई भी पुष्पीय पादपों में निषेचन से पहले और निषेचन के बाद एक क्या होती है? घटनाएं, एक इवेंट्स क्या होती है? घटित होती है। तो उसी में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पुष्पीय पादपों के नर जननांग की हम चर्चा करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पुंकेसर के बारे में जानेंगे, जिसे कि हम स्टामेन कहते हैं। तो यहाँ आप एक क्या देखे होंगे कि ये पुष्प में जो स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये एक क्या है? नर जननांग है। पुष्प का क्या है? ये नर जननांग है। ठीक है, और यही जब क्या हो जाता है? ग्रुप में हो जाता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? यानी कि फूलों में बहुत सारे क्या होते हैं? पुंकेसर मौजूद होते हैं, जो कि उसे हम पुमंग भी कहते हैं। यानी पुमंग जो होता है वो नर जननांग का क्या होता है? इकाई माना जाता है। जैसे कि हर मानव का शरीर का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार पुष्पों में जो है नर जननांग इकाई जो है वो पुमंग माना जाता है और स्त्री
प्रत्ययांग माना जाता है। तो यहाँ हमने पुष्प से क्या किया है, एक पुंकेसर को अलग करके आप इसके आंतरिक संरचना से हम क्या होंगे, अवगत होंगे कि एक पुंकेसर में कैसे नर जननांग जो है निषेचन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो हम एक पुंकेसर को लिए तो पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो पुंकेसर जो होता है किसी भी पुष्प का क्या होता है, नर जननांग होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर माना जाता है किसे, स्टामेन को। तो स्टामेन जो होते हैं ये अलग अलग यानी कि स्टामेन, नंबर ऑफ जो स्टामेन्स होते हैं वो फूलों के संरचना पर निर्भर करते हैं। अलग अलग फूलों में अलग अलग स्टामेन्स के नंबर्स होते हैं। पुंकेसरों की संख्या अलग अलग फूलों में अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि सारे फूल में एक समान पुंकेसर होंगे, ये जरूरी बात नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं, किसी में बहुत कम पुंकेसर होते हैं, किसी पुष्प में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पुंकेसर होते हैं। तो ये पुष्प की आकृति, पुष्प की संरचना पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। चलिए अब हम क्या देखेंगे कि पुष्प की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग पुंकेसर को क्या करती है, विकसित करती है। तो पुंकेसर नर जननांग तो होता ही है। तो पुंकेसर जो ये पूरा जो हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक संरचना देख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर का वह हिस्सा, पुंकेसर का ये डंठल नुमा जो भाग है उसे हम पुतंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये फिलामेंट जो होते हैं पुष्प क्रम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कैलिक्स जो है पुष्प क्रम से यानी कि पुष्पों का जो गुच्छा होता है, पुष्पों का जो निचला भाग होता है, ये उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो पुतंतु के ऊपर, पुतंतु के जस्ट ऊपर जो क्या होता है, एंथर होता है, जिसको कि हम हिंदी में पराग कोश बोलते हैं। तो ये पराग कोश जो है, ये जो आप गोल जैसी संरचना देख रहे हैं, ये एंथर माना जाता है। और इसी एंथर में क्या होते हैं, पराग कण बनते हैं, पॉलेन ग्रेन्स बनते हैं। फूलों में देखे होंगे कि पुंकेसर के अंदर में यानी कि पॉलेन सैक में, सैक मतलब होता है थैला, तो इस थैले में ही क्या होता है, पॉलेन ग्रेन्स बनते हैं यानी कि पराग कण बनते हैं। और ये पराग कण ही क्या होते हैं, निषेचन में यानी कि फ्लावर के रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे ये देखेंगे कि तंतु जो होता है वो पुष्प के दूसरे छोर से जुड़ा होता है और तंतु के जस्ट ऊपर वाला भाग एंथर कहलाता है। तो आमतौर पर क्या होता है, जितने भी आवृत बीजी पुष्प होते हैं यानी एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर होते हैं, तो उनके जो पराग कोश होते हैं, ये जो पराग कोश है वो मुख्यतः क्या होता है, दो लोब्स में, दो पालियों में क्या होता है, विभाजित होता है। तो दो लोब्स में यानी कि इस तरह से आप क्या देखेंगे, एक संरचना देखेंगे, तो ये इस तरह से क्या होता है, दो भागों में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो दो पाली हैं ये मुख्य रूप से यानी कि ये पराग कोश यानी कि बोलिएगा कि द्विपालीय होते हैं, बाइलोब्स होते हैं। जैसे कि गुड़हल का फूल का बात करते हैं, तो गुड़हल के फूल में क्या होते हैं कि ये जो पराग कोश के जो पालियां होती है वो क्या होती है, यानी कि मोनोफिकस होता है, यानी वहाँ दो पाली नहीं होता, वहाँ
एक ही पाली के होते हैं, तो ये गुड़हल में ही होता है, आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। तो कुछ पुंकेसर में जो परागकोश होता है वो चतुष्कोणीय होते हैं या चतुष्फलकीय होते हैं, यानी कि टेट्रागोनल होते हैं। ये परागकोश जो है वो क्या करते हैं, एक लघु बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो करके पॉलन सैक का निर्माण करेगी और पॉलन सैक में बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा, निर्माण होगा और अंततः पॉलन सैक जो होता है निषेचन की प्रक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये पॉलन सैक जो होते हैं एक कनेक्टिव से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि पॉलन सैक में जो दो पालियां होते हैं, दो लोब्स होते हैं, वो एक कनेक्टिव यानी कि योजी से जुड़े हुए होते हैं। तो निषेचन के पहले क्या होता है, लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी परागकोश को निर्मित करती है और परागकोश जो है कई परागकणों को विकसित करती है और ये परागकण जो है वो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो लघु बीजाणु धानी जो होते हैं वो मातृ कोशिका में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लघु बीजाणु धानी मातृ कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात या फलस्वरूप ही स्पोर्स का यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर क्या होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स में मौजूद विभिन्न प्रकार के परागकणों से आपस में संलयन करते हैं और द्विपुत्री कोशिका का निर्माण कर निषेचन करते हैं और अंततः जो है नए भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि पुष्पी पादपों में निषेचन के दौरान जो है एक पुंकेसर की क्या भूमिका होती है। तो आप यहाँ ये देखें कि एक लघु बीजाणु धानी में ही परागकण का निर्माण होता है और ये परागकण परागकोश से प्रस्फुटित होकर के जहाँ तहाँ इनका बिखराव हो जाता है और उनसे जो है नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लघु बीजाणु धानी की संरचना किस प्रकार होती है और इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।